हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट 2, जिसके अंदर हम करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको नेट इनकम अप्रोच के बारे में बता चुकी हूँ, जिसका ये मानना था कि जितना हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंट्रोड्यूस करेंगे उतनी ही वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ होएगी और उतनी ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होएगी। लेकिन जो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ये दुरंत के द्वारा ही सजेस्टेड है। ये अप्रोच जो है बिल्कुल नेट इनकम अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका ये मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो होते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते, वो सेम रहती है और ना तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स द सेम। इनका मानना ये है कि चाहे हमने जैसे मान लो 100 रुपीज़ की कैपिटल है, चाहे उसके अंदर 20 रुपीज़ डेट है, 80 रुपीज़ इक्विटी है, चाहे उसके अंदर 50 इक्विटी है, 50 डेट है, चाहे 60 डेट है, 40 इक्विटी है, उस वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता और ओवरऑल कॉस्ट को भी वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करते। क्योंकि इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे क्या है कि जब हम डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेट चीपर सोर्स ऑफ फिनांस है, लेकिन जब डेट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उनकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। और जितना जब हम डेट इंट्रोड्यूस करते हैं जितनी कॉस्ट कम होती है उतनी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाती है, वो उससे ऑफसेट हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है सेम रहती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये जब यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करते हैं तो ये मार्केट वैल्यू के बेसिस पे फर्म की वैल्यू जो है डिसाइड होती है और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस रिस्क जो है कांस्टेंट रहता है। चाहे हमने 20% डेट इंट्रोड्यूस किया है, चाहे हमने 50% किया है, बिजनेस रिस्क एट एवरी लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन्स कांस्टेंट। और टैक्सेस को भी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कोई एग्जिस्ट नहीं करते। और जो इक्विटी की वैल्यू हो रेजिडुअल वैल्यू होती है, पहले हम वैल्यू ऑफ द फर्म डिटरमिन करते हैं, उसके अंदर से हम मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट माइनस करते हैं, जो बाद में वैल्यू बचती है वो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है। और वैल्यू ऑफ द फर्म को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला दिया है, मैंने नहीं दिया मतलब ये दुरंत ने दिया है, V इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। K जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, V जो है वैल्यू ऑफ द फर्म है, EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जैसे मैंने आपको बताया ये रेजिडुअल वैल्यू है, यहाँ पे हम V के अंदर से डेट की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास S आ जाता है जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है। D जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हम इसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अंदर से हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं और उसको हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के साथ डिवाइड करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म के अंदर से हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस कर देते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। जैसे एक कंपनी है, उसकी नेट इनकम जो है 80,000 की है, जिसको हम कह सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि कोई टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनका इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 2 लाख वैल्यू के, जिसके ऊपर 8% इंटरेस्ट है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो है इसका 10% है। यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि अगर डेट को हम इंक्रीज़ कर देते हैं 3 लाख, तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिचुएशन है जब हमारा डेट जो है 2 लाख है, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अर्निंग EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये हमें स्टेटमेंट के अंदर ही दिया गया है, 80,000 है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं 10% है। मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं, मार्केट वैल्यू के अंदर क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हमारे पास आ जाती है 8 लाख। और डिबेंचर की मार्केट वैल्यू गिवन है
ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ये है 6 लाख। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अंदर से हमने इंटरेस्ट को माइनस कर देना है। उसके बाद हमने वी माइनस टी जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के इक्वल है, उससे हमने डिवाइड कर देना है, 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो वैल्यू आती है 10.67 आती है। और सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि डेट जो है 3 लाख है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है इसका मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कोई भी हो, चाहे डेट ज़्यादा हो या डेट कम हो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। इवन जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी सेम रहती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द फर्म 8 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 3 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 5 लाख रह जाएगी। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वी माइनस टी इंटू 100। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू जो है 11.2% आ जाती है, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम का ये मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करते, चाहे वो डेट ज़्यादा ले चाहे डेट कम ले, वैल्यू ऑफ द फर्म जो होती है वो सेम रहती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दोनों सिचुएशंस दी हैं। यहाँ पे हमने डेट को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10% ही रहती है, वैल्यू फर्म भी सेम ही रहती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ होती है तो जो डेट की वजह से हमें बेनिफिट होता है वो बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें ना तो वैल्यू ऑफ द फर्म इन्हांस होती है और ना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है।